कप्तान अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप दिला दे, 163 सीट्स वहां पर आई, इतनी बड़ी मेजोरिटी, उसको आप टीम से बाहर कैसे कर सकते हैं? मतलब शिवराज सिंह एक विजेता के रूप में रिटायर हुए हैं, जिस तरह से सचिन पायलट, सचिन तेंदुलकर को रिटायर किया गया था 2011 में, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर हुए थे। उनके शतक से अर्धशतक पे आने और अर्धशतक से 10 रन पे आने, 0 रन पे आउट होने का इंतजार किया जाता, तो तब तक जो पूरी टीम है वो कोलैप्स हो चुकी होती। 18 में सचिन पायलट के नाम पे सत्ता प्राप्त हुई, कांग्रेस की दम नहीं हुई जो पीढ़ी परिवर्तित करती। अगर पीढ़ी बदल जाती तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी को सत्ता नहीं मिलती, कांग्रेस रिपीट होती। अमित शाह जो बोलते हैं वो नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो अमित शाह की ही रणनीति है। तो ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की इच्छा है। अमित शाह को बीजेपी तैयार कर रही है, अमित शाह को खुद नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं, संघ तैयार कर रहा है। और ये तय है कि 2024 के बाद में कभी भी हो सकता है बीच में छोड़ जाए, या हो सकता है 29 तक इंतजार करें नरेंद्र मोदी, लेकिन एक दिन अमित शाह को ही आना है वहां पर, उस जगह पर एक बार आना ही है। ये क्योंकि 2029 अभी नहीं है, काफी दूर है, तब तक शायद योगी आदित्यनाथ भी इतने मैच्योर तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि इतने बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ की जो फायर ब्रांड छवि है उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं, और खासतौर से यूथ जो है वो अट्रैक्ट है। लेकिन जो मेच्योर आदमी है ना, जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो राजनीति को समझता है गहराई से, वो आज आपको यही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीनों राज्यों में एक नई लीडरशिप स्थापित की गई। तो इसके क्या मायने हैं? क्या 2024 को देखकर किया गया है? 2029 में क्या हो सकता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रामगोपाल जाट जी हमारे साथ हैं। रामगोपाल जी नमस्कार। नमस्कार। रामगोपाल जी, राजस्थान में एक नया चेहरा, एक नया मुख्यमंत्री दिया गया, जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी, को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो लास्ट जो वीडियो अपन ने बनाया जिसमें अपन ने बात की थी, उसमें आपका एक सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो मैंने यही कहा था कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो नाम चल रहे हैं ये मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो एक बात तो ये सिद्ध हो चुकी है कि अपन ने जो बात की और अपन ने जो एक विश्लेषण किया, जो अंदाजा अपन ने लगाया राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से, वो फिट था। वसुंधरा राजे को लेकर मैं कह रहा था 4 साल से कि वसुंधरा सीएम नहीं होंगी तो नहीं होंगी, और ये चीज इन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भजनलाल शर्मा जो है वो एबीवीपी से निकले हुए हैं, एबीवीपी से इन्होंने करियर की बात की, मतलब पॉलिटिक्स। और साल 2000 में इन्होंने चुनाव लड़ा अपने गांव जो भरतपुर में अटारी है, पंचायत समिति है, वहां से चुनाव लड़ा इन्होंने। 2010 में इन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, 2010 से लेकर 15 तक पंचायत समिति सदस्य रहे। उसके बाद ये जिलाध्यक्ष बने वहां पर भरतपुर के ही, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 2016 में ये प्रदेश महामंत्री बने, जब यहाँ पे अशोक परनामी अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद लगातार 4 अध्यक्ष बदले, लेकिन ये महामंत्री रिपीट होते रहे, यानी 2016 से लेकर अभी तक ये महामंत्री हैं रेगुलर। सबसे बड़ी बात ये है कि महामंत्री रहते हुए इन्होंने बीजेपी कार्यालय में जो यहाँ के संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके करीबी रहे, क्योंकि सारा काम यही देख रहे थे। अध्यक्ष भले बदल रहे थे लेकिन महामंत्री रेगुलर रहे। तो बीजेपी की जो कार्य प्रणाली थी, बीजेपी का जो भी काम था, मैनेजमेंट था, रणनीति थी, वो सब कुछ इनके सामने से, इनके हाथ से ही गुजर रही थी। ये बात सही है कि ये जननेता नहीं है, भीड़ में कभी गए नहीं है, कभी रैली नहीं की है, कभी इवन इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है अकेले ने, क्योंकि हमें काफी समय से देख रहे हैं, तो इनको इतना बहुत ज्यादा बोलने का अनुभव भी नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर जो यहाँ पर संगठन महामंत्री हैं और अरुण सिंह जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी, वो दोनों इनकी क्षमता जानते हैं कि ये जमीन से उठकर आए हुए आदमी हैं। इन्होंने बचपन में जब ये पढ़ते थे तब ये दूध भी बेचा करते थे, और इनके माता पिता आपने देखा होगा कि अभी भी वहीं गांव में रहते हैं और बिल्कुल साधारण हैं, जैसे गांव में अपने लोग होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज आया नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि बीजेपी ने ये जो जनरेशन चेंज की है, जो आप कह रहे हो कि अटल आडवाणी का युग बदला है, मेरे हिसाब से अटल आडवाणी का युग नहीं बदला है। ये वास्तव में देखा जाए तो मोदी और अमित शाह के आगे का युग है, जो इन्होंने ये तैयार कर रहे हैं, जो संगठन तैयार कर रहा है, आरएसएस तैयार कर रहा है, और इसकी तरफ इन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं।
क्योंकि मोदी आप ज्यादा से ज्यादा आखिरी टर्म एक बार और समझ लीजिए प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद तो उनको जी चेंज होना ही है। जी भजनलाल शर्मा की उम्र 55 साल है और 58 से लेकर 50 के बीच के तीनों जगह 3 मुख्यमंत्री बने हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि अगले 15 साल इनके पास है, 20 साल मैं कहूँगा इनके पास है, 75 साल तक ये रह सकते हैं। तो 15-20 साल के लिए उन्होंने एक जो अगली पीढ़ी है उसको सौंप दिया है। जो वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह की जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। अब ये इनके ऊपर है कि भजनलाल शर्मा और मोहन शर्मा और जो विष्णुदेव साय हैं वो अपने आप को कितना प्रूव कर पाते हैं। हालांकि पार्टी ने इनको अवसर दिया है। भजनलाल शर्मा जो हैं वो जमीन से उठकर आए हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, कार्यकर्ता इनको जानते हैं और बहुत जो नीचे के लेवल पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं उस लेवल के ये आदमी हैं। तो इस हिसाब से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना है इनके बनने की वजह से। जैसा कि हम 2-3 दिन से देख भी रहे हैं कि सीएम के काफिले में वैसे तो सीएम को जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरह से हाईजैक कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इनसे मिल रहे हैं, इनके नजदीक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 25 साल में से 20-22 साल तो मेरे को देखते हुए हो गया, जर्नलिज्म में देखते हुए हो गया कि वसुंधरा और गहलोत दोनों रहते थे, आम आदमी, आम कार्यकर्ता उनसे मिल ही नहीं पाते थे, जिनको वो मिलना चाहते थे केवल वही मिल पाते थे। तो ये एक जो जनरेशन चेंज हुई है राजस्थान में, ये बहुत पॉजिटिव संकेत हैं। भजनलाल शर्मा को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, सही बात है कि प्रशासनिक अनुभव नहीं है, सत्ता का अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में क्योंकि बीजेपी की 2 बार सरकार रही है और ये उस दौरान यहाँ पर इन्होंने काम किया है, सरपंच भी ये सत्ता में रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य भी सत्ता में रहे हैं, तो वो भी एक सत्ता का लेवल है, लेकिन वो निचले लेवल का लेवल है, फिर भी सत्ता तो वो भी है ही। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि इनको प्रशासनिक अनुभव बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा बहुत है। दूसरी चीज ये है कि जब आपका संगठन इतना मजबूत हो, बीजेपी जैसा जो संगठन हो और उसके बैक सपोर्ट में आरएसएस जैसा संगठन हो और बीजेपी के जो डेड होनेस्ट कार्यकर्ता हो और उसके बाद में अगर आप किसी भी अनुभवहीन व्यक्ति को आप आगे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मुझे पूरी तरह से ये दिखाई दे रहा है कि अगले 5 साल तक राजस्थान का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और बीजेपी ने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है। हालांकि कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचनाएं करते रहते हैं, जातिवाद के आधार पर तमाम चीजें होती है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने अवसर देकर ये साबित कर दिया, खास तौर से अपनी पार्टी में ये साबित कर दिया कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, उसकी तरफ पार्टी का ध्यान है और कभी भी जब भी अवसर मिलता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। वसुंधरा राजे जैसी मजबूत लेडी, मजबूत नेत्री के सामने भजनलाल जैसे व्यक्ति को, जो कि वसुंधरा राजे पहली बार सीएम बनी थी तब भजनलाल शर्मा काफी छोटे थे और केवल सरपंच थे, और आज उनके ही सामने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और वसुंधरा राजे को बैक होना पड़ा है। तो ये बीजेपी का एक स्पष्ट मैसेज है प्रत्येक कार्यकर्ता को कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, डेड होनेस्ट होकर पार्टी के प्रति ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर आपके लिए लोग सोचने वाले बैठे हैं। यानी जो परिवार में जैसे होता है बच्चों के लिए, बच्चे मेहनत करते हैं और पिता उनके बारे में सोचता रहता है, ठीक इसी तरह से इन्होंने एक सीधा संदेश दिया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता काम करे और समय आने पर आपको पूरा अवसर मिलेगा, पूरी जो आपकी मेहनत है उसको पूरी तवज्जो दी जाएगी, इज्जत दी जाएगी, मान सम्मान दिया जाएगा। तो ये इस तरह की चीज है और मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा पूरे 5 साल तक राज करेंगे, अच्छे से करेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। और ये जो सत्ता रिपीट नहीं होने की कहानी यहाँ पर 25 साल से चल रही है, वो भी मुझे लग रहा है कि 2028 में ये परंपरा भी टूट जाएगी। जी, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इतनी सीटों का आना, तो जाहिर सी बात है शिवराज सिंह के खिलाफ इतना गुस्सा लोगों में नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जो कप्तान अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप दिला दे, बड़ी सीट 163 सीट्स वहां पर आई, इतनी बड़ी मेजोरिटी, उसको आप टीम से बाहर कैसे कर सकते हैं? मतलब तो शिवराज को बाहर करना कितना जायज आप देखते हैं? देखिए, एक जो परिवार होता है, जो रणनीति से परिवार चलता है, एक बढ़िया रणनीति से परिवार चलता है जिसमें सोचने वाले बहुत माइंड होते हैं और बहुत लंबी सोच के साथ चलते हैं, जिन्होंने पहले कहा कि हम 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं
उस परिवार में ये जो परिवर्तन है, ये मुझे कोई बहुत आश्चर्यचकित बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये बिल्कुल होना था, ये तय था। आज की तारीख में वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह तीनों 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं। अगले 5 साल तक इनको सौंप दिया जाता, अगली पीढ़ी तैयार होती नहीं, अगले 5 साल बाद बीजेपी रिपीट होती नहीं, तो फिर इनको 5 साल इंतजार करना पड़ता, फिर एक पीढ़ी तैयार करनी पड़ती। तो इन्होंने जीत के साथ उनको विदा किया है और एक सम्मान के साथ विदा किया है। शिवराज सिंह को किसी भी तरह की कोई ग्लानि नहीं है। शिवराज सिंह को इस चीज की खुशी है कि उनकी लीडरशिप में भाजपा ने अब तक की जो पिछले 15-20 साल की है वो सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो शिवराज सिंह एक विजेता के रूप में रिटायर हुए हैं। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को रिटायर किया गया था 2011 में, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर हुए थे। और धोनी जो है वो रिटायर हुए हैं। भले शतक मार लेते, और भी शतक मार सकते थे सचिन तेंदुलकर, और धोनी और भी शतक मार सकते थे, सहवाग भी शतक मार सकते थे, ये शतक मारने वाले लोग थे बाकायदा। लेकिन उनको समय पर रिटायर किया गया क्योंकि पीढ़ी बदलनी थी। यदि उनके शतक से अर्धशतक पे आने और अर्धशतक से 10 रन पे आने, 0 रन पे आउट होने का इंतजार किया जाता, तो तब तक जो पूरी टीम है वो कोलैप्स हो चुकी होती। बिल्कुल ठीक ऐसा ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। अगर शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को फिर रिपीट किया जाता, अगली बार आप हार जाते, आप सत्ता से बाहर हो जाते, फिर 5 साल आप संघर्ष करते, आप लीडर तैयार करते और फिर उनको सत्ता सौंपते। इससे ज्यादा बढ़िया ये है कि ये जीते हुए हैं, पार्टी के पास मैंडेट है और सत्ता का अनुभव नए लोगों को दिया जाए। ये बहुत अच्छी रणनीति है, मैं इसके पक्ष में हूँ। अगर बीजेपी की बात नहीं है, यदि मैं कांग्रेस में होता, करता धरता होता, कांग्रेस में अगर किसी अच्छे पद पे होता, तो निश्चित रूप से मैं 2 मिनट में बीजेपी के इन निर्णयों का स्वागत करता और मैं अपनी पार्टी में इनको इम्प्लीमेंट करता। राजस्थान में आप देखिए 2018 में सचिन पायलट के नाम पे सत्ता प्राप्त हुई, कांग्रेस की दम नहीं हुई जो पीढ़ी परिवर्तित करती। अगर पीढ़ी बदल जाती तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी को सत्ता नहीं मिलती, कांग्रेस रिपीट होती। लेकिन कांग्रेस से इतना अच्छा कदम नहीं उठा पाई। ये ईमानदारी से सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो करतार धरता है, खासतौर से गहलोत, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लालची, राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा लालची हैं। अशोक गहलोत बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उसके लिए उन्होंने पार्टी को डुबो दिया, 2-2, 3-3 बार डुबो दिया। तो ये कांग्रेस के लिए एक सोचने का विषय है और सीखने का विषय है कि पार्टी बीजेपी कितना बढ़िया काम कर रही है, कितने अच्छे से निर्णय ले रही है, पार्टी को बढ़ाने की सोच रही है, व्यक्ति को बढ़ाने की नहीं सोच रही है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में प्रचार करते हैं, कमल के फूल की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। अमित शाह प्रचार करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, कमल के फूल की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। जेपी नड्डा बात करते हैं तो मोदी की, कमल के फूल की और अमित शाह की बात करते हैं। नीचे के लीडर इन तीनों लीडर्स की और बीजेपी की बात करते हैं। यानी यहाँ पे व्यक्तिवाद जो है वो हावी नहीं है, व्यक्तिवाद को हावी नहीं होने दे रहे हैं और चेंजेस जो है वो करते जा रहे हैं। आप देखिए पिछले 22-23 साल से कांग्रेस में केवल 3 आदमी अध्यक्ष बने हैं, जिनमें से एक बीच में अभी वाले जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको निकाल दीजिए। अधिकांश समय तो करीब 20 से 19 साल तो सोनिया गांधी ने राज किया है। इधर दूसरी तरफ इन सालों में देखेंगे तो इनके 10 अध्यक्ष बन चुके हैं, 9 अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये पीढ़ियों का परिवर्तन और उनको स्वीकार करना, उस चीज को, जो पुराने अध्यक्ष हैं उनको, वो तुरंत प्रभाव से चीज को स्वीकार करते हैं। मैंने देखा कि चुनाव से कुछ समय पहले जब यहाँ पर सतीश पूनिया को बदला गया, सीपी जोशी को लाया गया, तो सतीश पूनिया ने इतनी ईमानदारी से स्वीकार किया उस निर्णय को, फैसले को, और सीपी जोशी के साथ लग गए कि हमारे ये अध्यक्ष हैं आज से और आज हम इनके साथ पूरी ताकत से हैं। तो ये एक बहुत हिम्मत की बात है किसी भी पार्टी के लिए पीढ़ी को बदल देना। और पीढ़ी सही समय पर यदि बदल रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे हैं। ये दूसरी पार्टियों के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि दूसरी पार्टियां कैडर बेस नहीं है। लेकिन यदि कोई पार्टी कैडर बेस बनना चाहे या फिर नई पार्टी आती है तो उसके लिए बीजेपी को रिसर्च करके अगर इसको भी फॉलो करे तो बहुत जल्द सत्ता में आ सकते हैं। नई लीडरशिप को लाना भी जायज था, क्योंकि जैसा कि आपने बताया नरेंद्र मोदी अब की बार 2024 के लिए लड़ जाएंगे, उसके बाद नरेंद्र 2029 के लिए। तो क्या अमित शाह अपने लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो नई लीडरशिप लेकर आए हैं उसमें अमित शाह का एक खास योगदान है। देखिए पहली बात तो ये है कि अमित शाह लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। पूरी पार्टी
खुद नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सब मिलके लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। ये मैं उसकी पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से आप विश्लेषण करोगे ना तो आप ये पाओगे कि पहली बात तो ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दो शरीर एक जान है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। और जितनी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी अमित शाह के प्रति मतलब स्नेह रखते हैं, उतनी उससे भी ज्यादा ईमानदारी से अमित शाह नरेंद्र मोदी के वफादार हैं। इन दोनों के बीच में आज तक 40 साल में कोई आ नहीं पाया। आज तक 40 साल में कभी भी अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को ओवरटेक करने का एक बार भी प्रयास नहीं किया, एक सिंगल बार भी। आप इन दोनों की जोड़ी को भारत के, आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे सक्सेस जोड़ी, इससे ज्यादा सक्सेस जोड़ी है नहीं। ईमानदारी से आप देख लीजिए उठा के, और मुझे लगता है इसके लिए बहुत बरस लग जाएंगे, कई दशक लग जाएंगे ऐसे जोड़ी वापस आने में। पहली बात तो ये है। अमित शाह जो बोलते हैं वो नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो अमित शाह की ही रणनीति है। तो ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की इच्छा है, पार्टी की इच्छा है और संघ की भी इच्छा है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह तैयार कर रहे हैं 2029 के लिए, तो अमित शाह तैयार नहीं कर रहे हैं, अमित शाह को संगठन तैयार कर रहा है, अमित शाह को बीजेपी तैयार कर रही है, अमित शाह को खुद नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं, संघ तैयार कर रहा है। और ये तय है कि 2024 के बाद में कभी भी हो सकता है बीच में छोड़ जाए, या हो सकता है 29 तक इंतजार करें नरेंद्र मोदी, लेकिन एक दिन अमित शाह को ही आना है, वहां पर उस जगह पर एक बार आना ही है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि योगी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैं स्पष्ट आपको बता दूं, भविष्यवेता नहीं हूं, लेकिन जो राजनीति में जो दिख रहा है मेरे को, जो समझ रहा हूँ चीजों को, वो ये तय है कि कम से कम एक कार्यकाल अमित शाह प्रधानमंत्री के रूप में जरूर करेंगे, यदि जीवित रहे भगवान की दया से। उसके बाद योगी का नंबर आना है। योगी को अभी राजनीति में बहुत मैच्योर होने की आवश्यकता है, खास तौर से जब आप नेशनल पॉलिटिक्स करते हो, जब पूरे देश के लिए राजनीति करते हो, तो बहुत ज्यादा उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। आप पिछले 5 साल, जब 5 साल पहले का कार्यकाल आप देखोगे योगी आदित्यनाथ का, और अब जो कार्यकाल देख रहे हो, उसमें आपको मैच्योरिटी का एक अलग ही लेवल देखने को मिल रहा होगा। और ये लेवल जो है अगले 5 साल में और बदलने वाला है। लेकिन पार्टी चाहती है कि ये मैच्योरिटी और एक केवल स्टेट तक सीमित नहीं रहे, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का हो। तो इस तरह की तैयारी इनकी होती है। अमित शाह लगातार नरेंद्र मोदी के सानिध्य में काम करते रहे हैं, मंत्री बने हैं, वहां के गृह मंत्री बने हैं, अब देश के गृह मंत्री हैं। और देश का गृह मंत्री कोई पीएम से बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। गृह मंत्री का पद बहुत बड़ी चीज होती है। तो राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर और चीजों को समझने के लिए अमित शाह तैयार हो चुके हैं। और रणनीतिक तौर पर तो उनका कोई सानी है ही नहीं पूरे देश में। आप देख भी रहे हैं कि कैसे वो कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को समय समय पर मात दे रहे हैं। तो ये केवल अमित शाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी की इच्छा से, पार्टी की इच्छा से सब मिलकर कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, तो शायद अमित शाह को भी उन्हीं से खतरा हो सकता है 2029 के लिए, क्योंकि 2029 अभी नहीं है, काफी दूर है। तब तक शायद योगी आदित्यनाथ भी इतने मैच्योर तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि इतने बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं। तो उनके पास इसका जो बैकअप है, जो उस समय में नरेंद्र मोदी जी के पास था। नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह या संघ मजबूर हो गया था नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए। तो ये मजबूरी शायद उस समय में योगी आदित्यनाथ पैदा कर दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि गुजरात की लॉबी मजबूत रही नहीं कभी। केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आप निकाल देंगे तो गुजरात में तीसरा नाम लालकृष्ण आडवाणी का होता है, जो लॉबी करने में माहिर रहे नहीं। ये दोनों गुजरात से लॉबिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश से लॉबिंग इन्होंने की है। और जितनी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की है, उससे थोड़ी बहुत नीचे होगी अमित शाह की, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जो बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं या बीजेपी के समर्थन करने वाले लोग हैं, वो अमित शाह को भी, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता हो, नहीं समझता होगा। हाँ, थोड़ा सा ये और बात है कि नरेंद्र मोदी जो आम सभाएं होती है उनमें कनेक्टिविटी ज्यादा उनकी होती है लोगों से, और योगी आदित्यनाथ की जो फायर ब्रांड छवि है उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं, और खासतौर से यूथ जो है वो अट्रैक्ट है। लेकिन जो मेच्योर आदमी है ना, जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो राजनीति को समझता है गहराई से, वो आज आपको यही कहेगा कि योगी को अभी और सीखने की आवश्यकता है। अमित शाह इस मामले में आगे निकल चुके हैं। ये बात सही है कि कभी कभी जो जनता का जो दबाव होता है,
जैसे कि योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब जनता के दबाव में ही उनको बनाया गया था। विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा उनके साथ थी कि उनको बनाना ही पड़ा। लेकिन एक सूबे का मुख्यमंत्री होता है, एक सूबे के जो विधायक होते हैं वो मोबिलाइज हो सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं, लेकिन देश के जो सांसद होते हैं वो इस तरह से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से, अलग अलग पॉकेट से, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से निकल कर आते हैं लोग, और वो एक पार्टी के लिए आते हैं। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी की को लेकर जो प्रेशर बना पार्टी के ऊपर, उस वक्त जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। जैसा आप आज देखेंगे, आज की तारीख में बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी कुछ कहें तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलने वाला नहीं है, अमित शाह कुछ कहें तो कोई उसके ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं है। उस वक्त ऐसा नहीं था। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, लेकिन इसके बावजूद भी नितिन गडकरी और ये दूसरे जो लोग हैं, ये बराबर के एक क्षत्रप थे, मजबूत लोग थे, ये मजबूत राजनेता थे। खुद जैसे गडकरी अध्यक्ष थे, एक प्रधानमंत्री के बीच में दावेदार होने लगे, खुद भी दावेदार हुए, ये तमाम चीजें ऐसी रही। तो आप इस चीज को समझेंगे तो उस वक्त की जो नेशनल पॉलिटिक्स है और इस वक्त की नेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें अंतर है। और उस अंतर को अगर आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर समझ सकता है, जान सकता है उसको, तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा के विरुद्ध कोई सांसद बहुत दूर जा नहीं सकते हैं, लॉबिंग कर नहीं सकते हैं। योगी आदित्यनाथ भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से लॉबिंग करेंगे, वो पार्टी तोड़ने का प्रयास करेंगे नेशनल लेवल पे, जबकि इजी वे में आपको देश भर में सत्ता मिली हुई है, आगे फिर उम्मीदें हैं, क्योंकि पार्टी ढंग से काम कर रही है, सारे काम कर रही है, सोच समझ के काम कर रही है। ऐसे जनहित के मुद्दे से पुराने जो मुद्दे हैं, इनके काफी पुराने इशू हैं, उन इशूज को सोल्व कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल रामगोपाल जी, जैसा आपने सही कहा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय एक मजबूत आलाकमान है इस समय बीजेपी का, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। अटल अडवाणी युग की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनको एक तरह से हाशिए पर धकेला जा रहा है। उनके मन में तो एक प्रकार का दर्द है, वो तो एक अलग लॉबी तैयार करने की कोशिश तो करेंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स तो होती है हर पार्टी, बात सही है कि हर पार्टी में पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आप देखेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, या कहें कि हाशिए पे डाला गया, मुरली मनोहर जोशी को, उन दोनों ने कितनी ईमानदारी से और कितनी किसी तरह की बिना कोई विवाद किए दोनों हाशिए पर चले गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। ये पार्टी होना, एक परिवार होना, ये दर्शाता है। हालांकि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की आप बात कर रहे हैं कि हाशिए पर हैं या कमजोर हैं या उनको डाल दिया गया है, मंत्री के हिसाब से देखेंगे, पावरफुल मंत्रियों के हिसाब से देखेंगे, ये तो नितिन गडकरी बहुत ज्यादा स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी सभा में कभी नरेंद्र मोदी को लेकर वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं बहुत ज्यादा कि नरेंद्र मोदी के गुणगान कर रहे हैं। वो अपने काम का गुण करते हैं, काम का गुणगान करते हैं। उन्होंने किस तरह से सड़क रोड का डेवलपमेंट किया उसके बारे में बात करते हैं, अपने मंत्रालय के बारे में बात करते हैं। ठीक इसी तरह से राजनाथ सिंह एक प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री का नाम तो लेते हैं, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि कोई चमचागिरी कर रहे हो। वो अपने काम के बारे में बात करेंगे, अपने मंत्रालय को लेकर वो पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरी बात करेंगे, पूरा ब्यौरा देंगे। तो मैं नहीं मानता कि, अब आप समझ लीजिए कि अगर मंत्री है तो उसको मंत्री के हिसाब से काम करना पड़ेगा, भले उम्र ज्यादा हो कम हो, वो एक अलग बात है। प्रधानमंत्री चाहे कम उम्र का हो, लेकिन प्रधानमंत्री एक पद है और बाकी मंत्रियों को प्रधानमंत्री के नीचे ही रहना होता है। आप आज की तारीख में यदि अमित शाह गृह मंत्री हैं, ये बात सही है, यदि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास नहीं होते तो भी उनको वैसे ही काम करना पड़ता। ये बात है। और है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी कभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच में अच्छी हो सकती है, तो उनके ज्यादा काम हो सकते हैं, ज्यादा उनको एक स्पेस मिल सकता है काम करने के लिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि राजनाथ सिंह को कोई कमजोर स्थिति दे रखी हो। कल जयपुर में जब ये ओथ हो रही थी तब भी राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पे थे और अमित शाह तीसरे नंबर पे बैठे थे। अमित शाह को पता है कि मैं तीसरे नंबर पर हूँ, वो दिखाते हैं, इस चीज को बार बार दिखाते हैं। हालांकि नितिन गडकरी चौथे नंबर पे बैठे थे, लेकिन ये बात सही है कि नितिन गडकरी का कद उतना बड़ा नहीं है, ईमानदारी से देखा जाए तो। संघ की वजह से, संघ से होने की वजह से वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए ऐसा भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं किया था कि उनको कोई बहुत ऐसे प्रधानमंत्री के बराबर ही कर दिया जाए। अच्छे अध्यक्ष थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग अध्यक्ष भी नहीं थे, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं वो भी नहीं थे।
तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से किसी तरह की कोई कमजोरी है या इनको हाशिए पर धकेला गया है। इनके मंत्रालय अच्छे हैं, बढ़िया ये काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दखल भी नहीं होता है, इनका खुद का प्रचार भी हो रहा है, लोग इनको जानते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि नितिन गडकरी के जो काम है वो काम बोल रहा है, वो खुद बोलते हैं, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं। तो नितिन गडकरी मुझे नहीं लगता कि बहुत कमजोर मंत्रालय उनके पास है या वो बहुत कमजोर मंत्री हैं या वो नरेंद्र मोदी ने उनको कोई ऐसे दुत्कार ही दिया हो, ऐसा भी नहीं है जी। चलिए रामगोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे रामगोपाल जाट जी, सियासी भारत यूट्यूब चैनल से। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।